अस्सलामुअलैकुम। जमात-ए-इस्लामी हिंद के तमाम ट्रोल से, तमाम हिमायती से, उनके मेंबर्स से, उनके सपोर्टर्स से, वेल विशर्स से सिर्फ़ एक दरख्वास्त है कि मेरे तमाम वीडियोज़ मौजूद हैं। उसको मैंने एडिट नहीं किया है, क्योंकि एक दफ़ा वीडियो अपलोड हो जाता है तो उसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो उसमें जो भी मैंने सवाल उठाए हैं, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप गोदी मीडिया की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, अगर आप चाटुकारिता नहीं कर रहे हैं, तो मेरे तमाम सवालों को पिन डाउन करें और तमाम सवालों के जवाब दें। आपने सिर्फ एक सवाल उठाया और आपको लगा कि इसको मैं मसाला लगा करके, जैसे गोदी मीडिया मसाला लगा करके सरकार की गलत नीतियों को भी कैसे एडवोकेसी करने आ जाती है, अच्छे से पेश कर देती है, लोग वाह वाह करते हैं, वैसे ही आपने कोशिश की है कि देखिए जी ये बहतान लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं मिल्ली मॉडल स्कूल इंग्लिश मीडियम नहीं है, उर्दू मीडियम है, और सस्ते उस्ताद की वजह से जो है ये इन्होंने उर्दू मीडियम शुरू किया और जो है सो स्कॉलर में ऐसे होता है वैसे होता है। मेरे वीडियो को रिवाइंड कर करके फिर से सुने आप। मैंने कहा कि एक विजनरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरा सवाल विज़न पे है कि जामिया नगर जैसी एक घनी आबादी वाले मोहल्ले में, इलाके में कोई भी विजनरी तंजीम लड़कियों के लिए एक शानदार स्कूल खोलेगी, और स्कूल विजनरी स्कूल खोलने के लिए वो प्लॉट को 3 टुकड़ों में नहीं बांट देगी कि एक प्लॉट पे छोटा सा स्कॉलर शुरू करेगी, या एक पे मिल्ली मॉडल, या एक को वो शादी और एग्जीबिशन के लिए छोड़ देगी किराए कमाने के लिए। ये विज़न पे मैंने सवाल खड़ा किए हैं, न कि ज़ातियात पे, न कि पर्सनल अटैक था पहली बात। और मैंने वहाँ लफ्ज़ शुरू किया कि ये देखिए इनका विज़न देखिए, ये इन्होंने एक मिल्ली मॉडल उर्दू मीडियम शुरू किया और एक स्कॉलर पब्लिक स्कूल। और आप मुझे गलत साबित कर दीजिए ऑफिशियल स्टेटमेंट से, आप लेटर हेड पर लिख के दे दीजिए कि मिल्ली मॉडल का जो सफ़र है वो उर्दू मीडियम स्कूल के तौर पे शुरू नहीं हुआ था। जमात के इतने सारे सेक्रेटरीज़ हैं, 20 से ज़्यादा सेक्रेटरीज़ हैं, कई सारे डायरेक्टर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, कोई भी आकर के ऑफिशियली स्टेटमेंट दे दे कि मिल्ली मॉडल का सफ़र उर्दू मीडियम के तौर पे नहीं हुआ था। लेकिन कुछ चाटुकार गोदी मीडिया की तरह जो हिमायती कह रहे हैं, दरअसल उनको ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि इतने सालों में 1948 से लेकर आज तक कोई जमात-ए-इस्लामी हिंद पे कोई मुसलमान सवाल खड़ा नहीं किया। ये कहाँ से पैदा हो गया है? सर, जिस कौम ने अपनी तंजीमों पे सवाल नहीं खड़ा किए, चेक एंड बैलेंस नहीं किया है ना, वो अक्सर राह से भटक गई है। और एक डोनर को लगा है, क्योंकि मैं डोनेशन देता रहा हूँ, तो मुझे लगा कि हमारी ये तंजीम अब राह से भटक गई है, तो मैंने चंद सवाल किए हैं। तो सारे सवालों के आप जवाब दें ईमानदारी से। मैंने आपके विज़न पे सवाल खड़ा किया है, तो आप विज़न पे आप जवाब दें कि आपने ऐसा क्यों किया। आप एक प्लॉट को 3 टुकड़ों में आपने बांट दिया। अगर वो एक बड़ा प्लॉट रहता, उस पर आप लड़कियों के लिए स्कूल खोलते, तो आप CBSE के लिए आप अप्लाई कर सकते थे, ताकि वो कंप्लाइंस पूरा करता है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? आगे बताऊंगा। आपने हॉस्पिटल शुरू किया। एक मिल्ली और एक कौमी फिक्री दावत वाली तंजीम जब हॉस्पिटल शुरू करेगा, तो वो सरदार से भी बेहतर करेगा। सरदार जी क्या करते हैं गुरुद्वारा में, किसी से ढकी छुपी नहीं है, फ्री में वो MRI करा रहे हैं, फ्री में डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं। होली फैमिली का मैंने एक मॉडल पेश किया, बताया आपको कि मॉर्निंग में महंगे डॉक्टर को भी आप सस्ते में दिखा सकते हैं, उनकी एक OPD होती है। आपका इन तमाम लोगों से बेहतर होना चाहिए। विज़न पे मैंने सवाल खड़ा किए। कौन सा ज़ातियात पे मैंने आपको गाली दे दी, सवाल खड़ा कर दिए पर्सनल? आप तंजीम हो, मैं तंजीम नहीं हूँ, मैं किसी ओहदे पे नहीं हूँ। मेरा सवाल खड़ा करना बनता है, लेकिन आप मुझ पे सवाल खड़ा कर रहे हो। आप कह रहे हो ये बहतान लगा रहा है। सर, अगर मैं बहतान लगा रहा हूँ तो आप पब्लिक पे छोड़े ना, आप सारे पॉइंट्स के जवाब दें कि कहाँ था आपका विज़न। आप पब्लिशिंग हाउस चला रहे हैं, आप एक कुरान का ऐप लेकर के नहीं आए, कहाँ है आपका विज़न? हज़ारों करोड़ रुपए आपने पिछले 50 सालों में आपने फूंक दिए पब्लिशिंग में। ये ढकी छुपी बात है। तो अगर कोई आपके विज़न पे सवाल खड़ा कर रहा है, तो आप उसको दुश्मन की नज़र से क्यों देख रहे हैं पता है? क्योंकि आपने मिथ फैला रखी है कि आप एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है। आपके यहाँ अगर डेमोक्रेसी होता तो आप डिक्टेटर की तरह बिहेव नहीं करते ना। क्या ये ढकी छुपी बात है कि आपके खिलाफ अगर कोई सवाल खड़ा करता है आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो आप उसको बुलाना बंद कर देते हैं? आपकी कमेटी में जो कोई नया मेंबर जाता है, या कोई पुराना मेंबर ही आप पे अगर काम करने के स्टाइल पे अगर कोई सवाल खड़ा करता है, उसको आप दुश्मन बना लेते हैं, उसको बुलाना बंद कर देते हैं। आप ढकी छुपी बात है क्या? स्कॉलर पब्लिक स्कूल के क्वालिटी पे मैंने सवाल खड़ा किए क्या? मैंने कहा बुक दिए जाते हैं और गार्जियंस के टेस्टिमोनियल्स मौजूद हैं, उसके बेस पे मैंने कहा ये गलत नहीं है, ये झूठ भी नहीं है। एक के कहने का मतलब है कि वो चाटुकारिता करने आ रहा है। असली वो है कि जो सारे गार्जियंस कह रहे हैं। अभी जो आपने फीस बढ़ाया स्कॉलर पब्लिक स्कूल वालों ने, गेट पे कितना बड़ा हंगामा हुआ
पब्लिक डोमेन में नहीं है क्या ये? क्या कमर ने वो फैला दिया? लेकिन आपको क्या बर्दाश्त नहीं है कोई सवाल खड़ा करे, क्योंकि आप सिर्फ क्या किए हैं, आप मिथ फैला रखे हैं कि मैं एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन आप पे जैसे कोई सवाल करता है आप उसको दुश्मन की नज़र से देखने लगते हैं, आप उसको तुरंत स्टैंपिंग करने की कोशिश करते हैं कि इसको इस्लामी तंजीम से तकलीफ़ है, देखो जी ये इसको इस्लाम से तकलीफ़ है। अरे आप तय करोगे? आपने क्या मशीन रखा है किसी के ईमान का लेवल टेस्ट करने का, या आप मेयार आपने सेट कर रखा है? सवाल खड़े करना क्या इस्लाम ने हक़ नहीं दिया है? क्या कुरान में ममनू है? क्या हदीस में मना है कि सवाल खड़े नहीं किए जा सकते? बोहतान की बात कर रहे हैं, तो मैंने तो कहा शुरू किया है और इससे आप इनकार कर दें, आप मुझे गलत साबित कर दें आप, और सिर्फ आप एक पॉइंट क्यों उठाएं? आप स्कूल की, आप सारे पॉइंट्स क्यों नहीं लेके आए? आप एक्सपोज हो रहे हैं, जैसे जैसे आप रिबटल लेकर के आ रहे हैं, आप काउंटर करने आ रहे हैं, तो लोग समझ रहे हैं कि यार जमात इस्लामी हिंद के अंदर कुछ तो गड़बड़ी है। इस बंदे के सारे सवाल के वो जवाब ही नहीं कोई दे रहा है कि भाई अगर ये ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो ये अपने ऑडिट रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पे क्यों नहीं डालते हैं? लेकिन इसको लेकर के भी आपने एक मिथ फैला रखा है, तमाम लोगों के अंदर ये आपने मिथ फैला रखा है कि जमात इस्लामी हिंद का ऑडिट होता है सालाना, इसलिए इनकी ईमानदारी पे शक नहीं किया जा सकता। मतलब आप ये कह रहे हो कि ऑडिट करवाना जो है एक सर्टिफिकेट है ईमानदारी का। तो बता दें कि दुनिया की कौन सी कंपनी है जो अपना ऑडिट नहीं कराती है, या कौन सी रजिस्टर्ड तंजीम, एनजीओ या कंपनी इंडिया में जो अपना ऑडिट रिपोर्ट नहीं सबमिट करती है? फिर उनके गमन की खबर क्यों आती है? फिर सरकार उनको चोरी करते पकड़ती कैसे है फिर? यानी ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट करवाना क्राइटेरिया नहीं ईमानदारी का, सर्टिफिकेट नहीं है, ये एक कंप्लायंस का हिस्सा है जो कि मैंडेटरी किया है गवर्नमेंट ने। तो आप एजुकेट करें ना, लोगों को बताएं ना कि सर कमर क्रांति जो कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा है। ऑडिट रिपोर्ट जो है वो हर रजिस्टर्ड ट्रस्ट को जमा करना ही होता है, ये कंप्लायंस का हिस्सा है, ये सर्टिफिकेट नहीं है ईमानदारी का। ईमानदारी का सर्टिफिकेट वो है कि जब आप ऑडिट रिपोर्ट सामने रखें, लोग देख ले कि हाँ जी इतनी उनको चंदा मिला है और इतना उन्होंने खर्चा किया है, ईमानदारी से वो सारी चीज़ दिखला रहे हैं, ये होता है सर। तो अगर आप ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो आप ऑडिट रिपोर्ट को आप पब्लिश करते हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन आपने मिथ तो फैला रखा है कि आप सबसे ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एक और मिथ आपने फैला रखा है, सारे जवाब आप लोगों ने खुद बना रखे हैं कि ऑडिट कराते हैं इसलिए ईमानदार हैं, जबकि ऑडिट तो कंप्लायंस का हिस्सा है, हर कंपनी को करना होता है। दूसरी बात कि नहीं पब्लिक के हाथ लग जाएगी, उसका मिसयूज़ हो सकता है। सर लोगों को आप बताएं, भोले भाले लोग हैं, आप कितना झूठ बोलेंगे? ऑडिट रिपोर्ट जो होता है वो ऑलरेडी पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। जैसे प्रॉपर्टी के जो पेपर्स होते हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, कंपनियों के जो ऑडिट रिपोर्ट होते हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। लेकिन क्योंकि ये पब्लिक तंजीम है इसलिए आप पे सवाल खड़े कर रहा हूँ मैं कि ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, आप एक पब्लिक तंजीम हैं, आप पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हैं, आपको डालने चाहिए। मैंने मिसाल दे के समझाया, इस्कॉन, सेवा भारती, बहुत सारी तंजीमों के मैंने आज फेसबुक पे लगाएं ऑडिट रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट उनकी वेबसाइट से कि देखिए कैसे हिंदू भाइयों ने अपनी तंजीमों के ऑडिट रिपोर्ट को सालाना वो पब्लिश कर रही है अपनी वेबसाइट पे। तवक्को तो आपसे होनी चाहिए थी, क्योंकि आप इस्लामी तंजीम हैं, दीनी तंजीम है, कौमी तंजीम है, मिली तंजीम है, आप फिक्री तंजीम है, दावत वाली तंजीम है। ट्रांसपेरेंसी तो आपसे तवक्को है हमको कि आप एक एग्जाम्पल सेट करते ऑडिट रिपोर्ट डाल करके। आपका विज़न सबसे बड़ा होना चाहिए था, आप जिस फील्ड में काम करते विज़न नज़र आता। आप 30-40 सालों से बुक पब्लिश करते आ रहे हैं, आपने कुरान का एक ऐप नहीं बनाया, कहाँ है आपका विज़न? आप हॉस्पिटल शुरू किए, आपका विज़न तो सरदार जी से बड़ा होना चाहिए था। वो लोग गुरुद्वारा में MRI फ्री सेवा दे रहे हैं, डायलिसिस सेवा फ्री दे रहे हैं, सस्ते अस्पताल चला रहे हैं। होली फैमिली के पास एक सिस्टम है, वो मैंने कंपेयर करके बताया आपको कि महंगे डॉक्टर को भी मॉर्निंग OPD में आप दिखा सकते हैं सस्ते में। इन सब से बेहतरीन निज़ाम आपका होना चाहिए, विज़न होना चाहिए था। उस पर मैंने सवाल खड़ा किए, लेकिन मेरे ट्रोल भाई, जो हिमायती भाई है, जो एक वीडियो लेके आ गए हैं छोटा सा और एक ही पॉइंट पे पूरी वीडियो अपनी ख़त्म कर रहे हैं गोदी मीडिया की तरह। भाई आप ईमानदार हो, आप चाटुकार नहीं हो, आप अंधभक्त नहीं हो, जो आप दिन भर हंसते रहते हो गोबर खाने और मूत्र पीने वालों पे, तो आप पे भी तो दुनिया आज हंस रही है ना कि ये तो गोदी मीडिया से भी गए गुजरे आप हो गए, आप अंधभक्त से भी गए गुजरे हो गए हैं ना कि आप एक पॉइंट उठाए जो मैंने बात भी नहीं की। मैंने तो कहा कि शुरुआत की उर्दू मीडियम और स्कॉलर से, और मेरा विजनरी एक सवाल था कि आपका विज़न कहाँ था, लेकिन आपको ये बर्दाश्त नहीं है। आपको लगा शायद मैं आपको पर्सनल गाली दे रहा हूँ।
तो मेरे तमाम सवालों को समझें आप एक मीडिया हाउस नहीं चला सकें, आप पॉलिटिकल पार्टी भी रजिस्टर्ड कर लेते हो और ज़मीन पे कहीं नहीं हो, आप एक वार्ड के लिए आप कोशिश नहीं कर पाते हो। तो मेरे सारे जायज़ सवाल हैं, उन तमाम सवालों के आप जवाब देना। जो भी जवाब दे रहे हैं, जो अपने आप को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज समझ रहे हैं, लॉयर समझ रहे हैं, या जो अपने आप को फलाही समझ रहे हैं, इस्लाही समझ रहे हैं, जो भी हैं, भाई आप मेरे को छोटा बता रहे हो, मैं वाकई बहुत छोटा आदमी, बहुत अदना सा नॉर्मल आदमी हूँ भाई, कॉमन आदमी हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ। आप मेरे छोटे आदमी के सवाल का जवाब दे दें, ईमानदार बने, आप एग्जाम्पल सेट करें, आप तमाम सवालों के आप जवाब दें। आप सिलेक्टिव ना बने गोदी मीडिया की तरह, और कौम को गुमराह ना करें आप। ऑडिट रिपोर्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है कि नहीं जी मिशनरी पड़ी हुई है पीछे, लोग बैन लगा देंगे। सर 5 साल वाजपेयी जी की सरकार थी और मोदी जी की सरकार लगातार तीसरी बार है, 18 साल से बीजेपी रूल कर रही है। आप पे कोई ईडी का रेड हो गया, कोई इनकम टैक्स का रेड हुआ, कोई वैट या टैक्स का, सेल टैक्स का, जीएसटी का रेड हुआ क्या आप पे? तो आप क्यों कौम को गुमराह कर रहे हो, डरा रहे हो आप? बीजेपी के डिक्शनरी में है ही नहीं कि वो मुस्लिम तंजीमों को बैन करती है। लेकिन क्या है सर, एक चीज़ सामने आ गया जो मैं समझना चाहता था, अल्लाह ने मेरे से एक वीडियो बनवा दिया, एक रिपोर्ट मैंने लगा दी, और देखिए खुल करके वो बात आ गई कि वाकई जमात इस्लामी हिंद और उससे जुड़े लोगों का जो माइंडसेट है वो बिल्कुल डिक्टेटर वाला है। वो सवाल बर्दाश्त नहीं करते हैं और उनको सवाल वाले कंप्लाइंसेस भी नहीं चाहिए। जैसे देखिए, कोई भी मेयारी लैब NABL एक्रेडिटेशन हासिल करती है सबसे पहले, लेकिन उन्होंने नहीं लिया हुआ है। कोई भी अच्छा हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेशन लेता, वो नहीं लिए हुए हैं। अल शिफा ना तो NABH हॉस्पिटल है और न ही उसका लैब NABL है। क्यों? क्योंकि फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है जो NABL देती है और NABH, वो आकर के चेक एंड बैलेंस कर सकती है ना, गाहे बगाहे। तो उनको बर्दाश्त ही नहीं है कि कोई कैसे आके उन पर सवाल खड़ा कर दे कि आपका ये ऐसे क्यों है, वो ऐसे क्यों है, ये क्यों ऐसे कर रहा है, वो क्यों ऐसे कर रहा है, रजिस्टर दिखाएं, ये दिखाएं। वो बर्दाश्त नहीं। इसलिए देखिए, उनको ये बर्दाश्त नहीं है कि मैं CBSE एफिलिएशन लेके स्कूल चलाऊंगा तो CBSE वाले आएंगे, वो तय करेंगे, अपनी वो चीज़ें करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, प्लॉट को 3 जगह कर दिया, छोटे छोटे काम शुरू कर दिए, एक मिली मॉडल और एक स्कॉलर, कि लो अब जो है सो हमारे पास तो कहने के लिए होगा कि नहीं जी कंप्लाइंस हम पूरा नहीं कर सकते ना, उसके लिए 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए हम कर नहीं सकते, इसलिए हम छोटा छोटा चला रहे हैं। सोचिए, माइंडसेट क्लियर हुआ है सर। ये खुल करके अब चीज़ें आ रही हैं सामने कि जमात इस्लामी हिंद को सवाल अगर पसंद होता तो उनका जो महाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उनमें आप जाकर के कड़वे सवाल उनसे कर लीजिए, दोबारा बुलाना वो बंद कर देते हैं। और आप इसको पता कर सकते हैं, आप यहाँ तक कि कोई न्यू मेंबर अगर ज्वाइन करता है किसी कमेटी को, वहाँ किसी बोर्ड में वो उनको जोड़ते हैं, अगर उनको थोड़ा सा डायरेक्शन देने की कोशिश कीजिए कि सर ये आप गलत कर रहे हो, आप ऐसे नहीं ऐसे करो, देखिए वो आपको साइडलाइन कर देंगे। तो ये डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है अंदर से, नहीं ये ट्रांसपेरेंट है। और यही मैंने सवाल खड़ा किए हैं और उनके विजन पे सवाल किए हैं, उनके काम करने के तरीके पे सवाल किए हैं, और सब ये रिफॉर्मेशन की नीयत से किए गए हैं। कोई मेरी जाती दुश्मनी तो है ही नहीं। मेरी ज़ाती दुश्मनी क्या है? मैं कोई तंजीम नहीं हूँ, मैं कोई बॉडी नहीं हूँ, मैं किसी ओहदे पे नहीं हूँ, मैं तो एक कॉमन आदमी हूँ, एक डोनर रहा हूँ, एक सिंपैथाइजर रहा हूँ, सॉफ्ट कॉर्नर रहा है जमात से। मैं उनसे एक सवाल किया, लेकिन उनके ट्रोल्स आ रहे हैं छोटे छोटे वीडियोज़ लेकर के, एक सवाल उठा रहे हैं और लगातार बस पिंच कर रहे हैं। देखो जी, उर्दू को उन्होंने डिग्रेड करने की कोशिश की। अरे सर, उर्दू मीडियम से जो पढ़ के आते हैं या जो मदरसे से फारगीन हैं, उनके दर्द को मैंने बयान किया है। मदरसों में उनको कितनी तनख्वाह दी जाती है, मस्जिदों में मौज़िन की कितनी तनख्वाह है, इमाम की कितनी तनख्वाह है, उर्दू मीडियम या उर्दू सब्जेक्ट पढ़ाने वालों की कितनी तनख्वाह है। क्या ढकी छुपी बात है? और ये अप्रोच नहीं बताता है कि अगर कोई दिल्ली जैसे कैपिटल शहर में उर्दू मीडियम से कोई स्कूल शुरू कर रहा है, तो ये क्लियर कट पता चल रहा है ना कि वो एक सस्ता सिस्टम शुरू कर रहे हैं। दूसरी बात, मैंने कौन सी गलत बात कह दी कि आज उर्दू के प्रोफेसर खुद अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं, तो उर्दू को फरोग ही नहीं देना चाह रहे हैं। आप गरीबों को क्यों उर्दू पढ़ाना चाह रहे हो? मैं तो गरीबों के दर्द को बयान किया है, लेकिन उसको वो सोच रहे नहीं, इसमें मिर्च मसाला लगा करके जैसे गोदी मीडिया पेश करते तो सोचते हैं कि उनको अल्लाह ने बहुत अक्ल दिया है। सर, जितना आप कोशिश कर लें, आप पे अब सवाल होते रहेंगे, क्योंकि आप एक तंजीम है। कोई डोनेशन दे ना दे, फिर भी हक बनता है, क्योंकि आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी हैं और आप पे कोई भी सवाल खड़ा कर सकता है। और जिस कौम ने अपने तंजीम पे सवाल खड़ा नहीं किए हैं, वो तंजीम अक्सर राह से भटक गई है और कौम गुमराही में
फिर मुब्तला हुई है। इसलिए मेरी नीयत सिर्फ इतनी है कि मैं चेक एंड बैलेंस के लिए सवाल करता रहूँगा। अगर किसी को मेरे सवाल पे एतराज़ है तो वो सेलेक्टिव ना बने, गोदी मीडिया ना बने, ईमानदार बन के आए कि सच्चे और पक्के मुसलमान के तौर पे ईमानदारी से मेरे तमाम पॉइंट्स के जवाब दें और वो बताएं लोगों को कि ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का बुनियादी असूल क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट होता है कि नहीं होता है, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन तंजीम का बुनियादी असूल क्या होता है। वो इंडिसेंट नहीं होते, इंडिसेंसी में भी वो डिसेंसी दिखलाती है। वो लोगों के सवाल को वेलकम करती है। जमात इस्लामी हिंद को आप सजेशंस के तौर पे ईमेल भी भेजते रहे, आप वो जवाब नहीं देती है। और अगर उन पर कोई सवाल खड़ा कर रहा है तो किसी ज़ातियात पे नहीं सवाल खड़ा हो रहा है, पर्सनल नहीं सवाल खड़े हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक तंजीम के रिफॉर्मेशन के लिए नेक नियति से सवाल खड़े हो रहे हैं। और लोग क्या कर रहे हैं, ट्रोल्स उनके जो तमाम करप्ट ऑर्गेनाइजेशन, तमाम करप्ट लीडर जो मीडिया के सामने एक रेडीमेड जवाब देते हैं, क्या उनको कहे मेरे ऑफिस आ जाए, मैं उनको दिखला देंगे, वो मेरे ऑफिस जाके देख लें, चेक कर लें, वो आए, वो मेरे ऑफिस है, मैं उनको हिसाब दिखा दूंगा। ये झोल वाला जवाब होता है। सबको पता है कि ये रेडीमेड जवाब होता है। मैंने बुनियादी सवाल किए हैं, एक म्यारी सवाल किया है कि जो स्टैंडर्ड हुआ है तमाम ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का, कि वो अपना ऑडिट रिपोर्ट खुद अपनी वेबसाइट पर डालती है, कोई बंद कमरे में देखने नहीं जाता है। ये सिस्टम में भी नहीं रहा, ये रिवाज में भी नहीं रहा, ये गलत रिवाज की वो बात कर रहे हैं। ये सिर्फ नेता लोग, करप्ट ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का जवाब देते रहे हैं। इसलिए मैं आखिरी बात सिर्फ इतना कहूँगा ट्रोल भाइयों से जो हिमायती बन रहे हैं जमात इस्लामी हिंद के, कि भाई मेरे तमाम सवालों के तो जवाब दे दो। सिर्फ एक मिल्ली मॉडल का राग कब तक गाओगे यार, कब तक? सारे सवालों के जवाब दो। अस्सलाम वालेकुम।